हेलो बच्चा, तो कैसे हो आप सब लोग। तो बच्चा देखो, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल का अपन ने कंप्लीट कर लिया। बस आज लास्ट अपना अर्थफॉर्म बाकी है, ठीक है। उसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको फिर बोला है कि एक बार बस पूरा कुछ नहीं करना है आपको, पूरा का पूरा मैंने एनसीईआरटी बेस पढ़ाया है। जितनी भी लाइन्स थी ना वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, ठीक है बच्चा। तो एक बार जितने भी अभी टॉपिक पढ़ो ये तीनों, जैसे फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थफॉर्म पढ़ो बच्चा, तो इसको पूरा पहले एनसीईआरटी क्लियर करना, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना, देन उसके बाद ही अगर आप एक्स्ट्रा पढ़े हो तो ही एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है। तो चलिए, तो आज अपना जो लास्ट जो टॉपिक है वो है अपना अर्थवॉर्म। अपन पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने कॉकरोच करा, फिर उसके बाद वाले में अपन ने फ्रॉग करा, ठीक है। और आज अपन अर्थवॉर्म कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चा। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड जो अपना है बच्चा, क्या है, अर्थवॉर्म। तो सबसे पहले तो बच्चा आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो किस फाइलम में आते हैं। आपको पता है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो किस फाइलम में आते हैं, एनिलीड्स, यानी एनिलीड्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो फाइलम होता है बच्चा, वो कौन सा होता है बताइए। इनका फाइलम कौन सा होता है, एनिलीडा। कौन सा होता है, एनिलीडा। ये तो पता है आपको अच्छे से, है ना। चलिए, तो इनका जो फाइलम होता है कौन सा होता है, एनिलीडा होता है। ये कैसे होता है, नॉन कॉर्डेट। पता नहीं तो बच्चा किस में आते हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। क्लियर, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बच्चा, अच्छा मैं आपको चीज़ बताऊँ कि जो अर्थवॉर्म होते हैं, जो ये अर्थवॉर्म होते हैं, है ना। जब मैंने आपको एनिलीडा बताया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं एनिलीडा के अंदर, जितने भी वर्म्स आते हैं उसमें जो नेरिस होता है ना बच्चे, जो नेरिस होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यानी वो डायोशियस होता है। और बाकी के जो एनिलीड्स होते हैं मैक्सिमम वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल या फिर हर्मोफोडाइट्स होते हैं, ठीक है। ये बच्चा अपन ने बात करी थी और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अपन ने देखा कि जो अर्थवॉर्म होते हैं उनका जो फाइलम होता है वो एनिलीड्स, यानी ये किस में आते हैं, एनिलीडा के अंदर आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा अपन को ध्यान रखना है कि जो एनिलीडा होते हैं इनके अंदर आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। याद है अपन ने बात करी थी कि जो सेगमेंटेशन होता है स्टार्ट्स फ्रॉम एनिलीडा फाइलम, बात करी थी ना अपन ने। ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसको अपन मेटामेरिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मेटामेरिज्म भी कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो बच्चा देखो, इनकी जो बॉडी होगी बहुत ही मतलब ये मान लीजिए इनकी बॉडी है ना, ये इनकी बॉडी है मान लीजिए, ठीक है। और इनकी बॉडी पर आपको कुछ है ना ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, है ना, ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे। देखो, पता है आपको सभी को, अर्थवॉर्म तो बहुत अच्छे से जानते हो आप, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो कुछ आपको ऐसे सेगमेंट देखने को मिलेंगे, तो इस सेगमेंटेशन को अपन मेटामेरिज्म कहते हैं। और एक सेगमेंट को, मान लो ये सिंगल सेगमेंट, इस सेगमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिंगल सेगमेंट की बात करें तो बच्चा उसको अपन बोलते हैं मेटामर। क्या बोलते हैं, मेटामर कहते हैं, या सोमाइट भी कहते हैं। ये बात मैंने आपको एनिलीडा में बताया था, ठीक है। तो बच्चा आपको इनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है। मैंने आपको बताया था एनिलीडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटास के जो एनिमल होते हैं उनमें सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है। ये बात आपको मैंने बताई थी, जिसमें से अपन ये वाला हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अच्छा, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो कोई हार्म नहीं पहुंचाते। हाँ, मतलब ये फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है, इनको फार्मर्स के फ्रेंड्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मिट्टी की सॉइल के ऊपर देखो क्या होता है बच्चा, मिट्टी की जो सॉइल होती है ना, सॉइल जो मिट्टी होती है उनकी बहुत सारी लेयर्स होती है। तो ऊपर वाली जो लेयर्स होती है, ये ऊपर वाली लेयर्स की, सॉइल के ऊपर वाली लेयर्स में है ना रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, उन सॉइल की जो लेयर्स होती है ना, उसकी जो लेयर होती है उसको क्या करते रहते हैं, है ना, मतलब परफोरेटेड करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, सॉइल की जो एयर कैपेसिटी होती है, रेस्पिरेशन लेने की जो क्षमता होती है, अगर कोई मान लीजिए कोई प्लांट वहाँ उगा, है ना, कोई फसल वगैरह उगती है, तो बच्चा बोलते हैं ना कि अर्थवॉर्म जो होती है वो क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल होती है। वो इसका कारण ये है क्योंकि बच्चा जो अर्थवॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, उसके रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी रेस्पिरेशन क्षमता जो होती है वो सॉइल की अंदर की तरफ वो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मान लीजिए कोई क्रॉप है उसमें लग रहा है और ये क्या कर देते हैं, उसकी चारों तरफ परफोरेटेड लेयर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होता है, जो प्लांट या जो क्रॉप होती है उसकी जो रूट्स होती है उसको रेस्पिरेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती, तो उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा कारण ये है कि इनकी
जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो फीकल मैटर होता है, वो बहुत ही इनऑर्गेनिक रिच सॉल्ट यानी बहुत सारी ऑर्गेनिक सॉल्ट से क्या होता है, भरपूर होता है, इसलिए वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी इससे उसकी फर्टिलिटी भी सॉइल की बढ़ जाती है। तो खैर ये अपन आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इनको फार्मर्स का फ्रेंड्स भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी बात ये बात याद रखनी है बच्चा आपका कि अर्थवॉर्म का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो कॉमन अर्थवॉर्म जो अपन को देखने को मिलते हैं, तो पहले तो आपको वो अर्थवॉर्म बता दो जो कॉमन 2 तरीके के आपके बुक में दे रखे हैं ना। एक तो दे रखा है बच्चा फेरेटिमा एंड लिख देती हूँ ना, एंड है लुम्ब्रिकस। ठीक है, ये 2 होते हैं अपने पास कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म जो आपके पाए जाते हैं, जिसमें से अपन को जो एक दे रखा है अपना, जिसका अपन को पढ़ना है फेरेटिमा पोस्थुमा। ठीक है, तो ये है एक कॉमन अर्थवॉर्म जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? फेरेटिमा तो हो गया इसका जीनस, ये क्या है, व्हाट दिस इज जीनस, और ये क्या हो गया बच्चा अपना स्पीशी। तो ध्यान रखना, इसको आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमन अर्थवॉर्म की स्पीशी बताइए, तो आपको ध्यान रखना है पोस्थुमा होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये तो बच्चा हो गया इसके नाम और इसकी फाइलम के बारे में। अच्छा, तो ये ध्यान रखना है, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है इनके अंदर। क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है कि इनकी जो फीकल मैटर होता है, इनका जो फीकल मैटर होता है, इनका जो फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर जानते हैं, इनका जो वेस्ट जो निकलता है, ठीक है, वो फीकल मैटर जो होता है वो इनकी जो सॉइल होते हैं उसके अंदर आके डिपॉजिट हो जाए, सॉइल में क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्म कास्टिंग। अच्छा, वर्म कास्टिंग क्या होता है बच्चा? देखो, मान लो कि जहाँ पर वर्म्स पाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो पता है जो किसान वगैरह होते हैं ना, वो वर्म को पहचानने के लिए कि भाई वर्म वहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, इनके फीकल मैटर को देख लेते हैं। अगर इनका फीकल मैटर किसी क्रॉप या किसी फील्ड के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है, यानी इनकी संख्या यहाँ पर है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वर्म कास्टिंग, और किससे पता करते हैं, इनके फीकल मैटर से जो इनके सॉइल के अंदर डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका कॉमन हो गया। अच्छा, अब सेम मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे अपन ने कॉकरोच करा, उसके अपन ने मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करी, फ्रॉग का मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी करी, वैसे ही अपन अर्थवॉर्म का मॉर्फोलॉजी देन एनाटॉमी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन अर्थवॉर्म का मॉर्फोलॉजी। तो ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से स्टडी करते हैं, है ना, उसके फिजिकल अपीयरेंस से स्टडी करेंगे, तो उसको अपन मॉर्फोलॉजी में कहेंगे। समझ में आया, है ना? ये बात आप ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अर्थवॉर्म की मॉर्फोलॉजी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, बात करी अपन ने। अच्छा, तो इनके अंदर कम से कम आपको 100 से 120 सेगमेंट्स दिखाई देंगे। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है बच्चा। ठीक है, इनके अंदर आपको कम से कम 100 to 120 सेगमेंट्स, यानी बाहर से जब आप देखोगे तो अर्थवॉर्म पे आपको कम से कम 100 से 120 सेगमेंट्स अपीयर्स होंगे। ठीक है बच्चा, ये नंबर ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरी बात बच्चा, देखो मैं आपको एक है ना बात बताती हूँ ना। देखो जैसे बच्चा, देखो ये मान लो ये अर्थवॉर्म है, तो जो ऊपर से आपको जो दिखेगा वो होगा डॉर्सल। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुकी, जो ऊपर से आपको दिखेगा वो है डॉर्सल, नीचे जो सरफेस होगी वो होगी उसकी वेंट्रल, और ये वाला जो होगा वो होगा इसका टर्मिनल पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया? और इधर साइड वाला कौन सा होगा, लेटरल पार्ट। समझ में आया? तो 3 पार्ट आपको ध्यान रखना है। एक तो ऊपर वाला जो अपन को ऊपर से अर्थवॉर्म दिखता है उसको बोलते हैं डॉर्सल सरफेस, उसकी डॉर्सल स्किन। नीचे वाली जो सरफेस है जिससे वो रेंगता है, जो इनकी स्किन के मतलब अगर मान लो ये अर्थवॉर्म ऐसे रेंग रहा है, देखो बच्चा आपको कंफ्यूजन, ये देखो अर्थवॉर्म ऐसे रेंग रहा है, तो अर्थवॉर्म ये वाला हिस्सा किससे अटैच्ड होगा, उसके फील्ड से यानी सॉइल से, और ये वाला हिस्सा कैसा होगा, अपर फ्री यानी फ्री होगा, जो अपन इसको देख सकते हैं। तो ये वाली सरफेस को अपन को डॉर्सल मानना है, ये वाले सरफेस को वेंट्रल, और ये वाली जो साइड होगी यानी जो लेटर, ये इसको क्या मानना है, अपन को लेटरल मानना है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आप कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो बुक में आपके डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो इनकी बच्चा जो डॉर्सल साइड होती है, जो इनकी डॉर्सल साइड होती है वो कैसी होती है, डार्क कलर की होती है ना, कैसी होती है ना, प्रोमिनेंट डार्क कलर की होती है, प्रोमिनेंट डार्क कलर की होती है। और इनकी बॉडी पर ये स्किन का जो कलर और जो वेंट्रल जो सरफेस होती है वो बहुत ही लाइट कलर का होता है। तो जो वेंट्रल वाली जो होती है
वो कैसी होती है, वेंट्रल साइड जो होती है इनकी कैसी होती है बच्चा, वो कैसी होती है, बिल्कुल लाइट कलर की होती है ना। जो नीचे रहते हैं उनको कोई हार्म नहीं होती। अब बच्चा आप बताओ कि डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ है तो सन की जो रेज होगी वो ऊपर वाली सरफेस पे ज़्यादा पड़ेगी एज कम्पेयर टू वेंट्रल साइड, ठीक है। तो ऊपर वाली सरफेस पर इन पे एक पिगमेंट पाया जाता है, पोरफायरिन पिगमेंट, है ना। डॉर्सल सरफेस पे क्या पाया जाता है, इनके एक पिगमेंट होता है बच्चा जिसका नाम है पोरफायरिन पिगमेंट। ये बच्चा ये पिगमेंट इनको यूवी रेस से, सन की यूवी रेस से बचाने का काम करता है। ये आपकी बुक में लाइन नहीं दे रखी है, एडिशनल है, ध्यान रखना। तो पोरफायरिन एक तरीके का क्या होता है बच्चा, पिगमेंट होता है जो किससे प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज, समझ में आया। और ये कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ डॉर्सल, ऑब्वियस मतलब डॉर्सल साइड ही तो सन की संपर्क में रहेगी, वेंट्रल में तो होगा नहीं। इसीलिए इस पिगमेंट की वजह से डॉर्सल साइड बहुत डार्क होती है और नीचे वाली सरफेस जो होती है वो बहुत लाइट होती है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस सन के संपर्क में है ही नहीं बच्चा, वो तो नीचे की तरफ है तो वैसे ढक जाती है। तो ध्यान रखना इस नाम को ना, ये पिगमेंट आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो तो ये बात आपको ध्यान रखना, वेंट्रल साइड क्या होती है, लाइट होती है, ये बात आपको ध्यान है। अच्छा अब सुनो बच्चा, क्या होता है जब आप डॉर्सल साइड को देखते हो तो डॉर्सल साइड जब देखोगे तो आपको डॉर्सल सरफेस पे एक इनके मिडल में डॉर्सल, जैसे डॉर्सल बनाया मैंने तो बिल्कुल इनके सेंटर में आपको एक लाइन दिखेगी डार्क कलर की, जिसे डॉर्सल लाइन कहते हैं। देखो ऐसी कलर की एक लाइन दिखेगी जो सिर्फ डॉर्सल साइड होती है। और एक्चुअली में ये जो डॉर्सल लाइन होती है एक तरीके से इनकी डॉर्सल ब्लड वेसल होती है। तो डॉर्सल साइड पर इनके पास क्या पाई जाती है, डॉर्सल क्या पाई जाती है, डॉर्सल मिड लाइन पाई जाती है, मिड लाइन पाई जाती है, जो आपको दिखेगा बुक में, देखना आपको दिख जाएगा डॉर्सल साइड। ये मिड लाइन वेंट्रल साइड नहीं होती, सिर्फ ऊपर की तरफ होती है जो अपन देख सकते हैं। और ये एक्चुअली में होती क्या है, ये एक्चुअली में डॉर्सल ब्लड कैपिलरी होती है, यानी ब्लड वेसल होती है, ध्यान रखना, ठीक है, जो अपन को दिखाई देती है, क्लियर। डार्क कलर की होती है जो अपन को दिखाई दी जाती है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। वेंट्रल साइड क्या होता है बच्चा, ये वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड के हर एक सेगमेंट के नीचे बीच में क्या पाए जाते हैं बच्चा, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं सीटी। क्या बोलते हैं, सीटी वाला सीटी नहीं, है ना। वेंट्रल साइड में क्या पाए जाते हैं, मस्कुलर, है ना, सीटी पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं बच्चा, एक्चुअली में इनका प्रिंसिपल रोल लिख रखा है, इनका प्रिंसिपल रोल क्या होता है, लोकोमोशन करवाना, ठीक है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि ये जो सीटी होती है, यहीं से क्वेश्चन क्या आता है, पहला कि ये सीटी प्रेजेंट कहाँ होते हैं, वेंट्रल साइड, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, प्लस ये कौन कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चा देखो, सीटी जो होते हैं वो फर्स्ट सेगमेंट, अर्थवॉर्म का पहला सेगमेंट, अर्थवॉर्म का लास्ट सेगमेंट, और अर्थवॉर्म में बीच में एक सेगमेंट होता है 14, 15 और 16 वाला सेगमेंट, इसमें एब्सेंट होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, सीटी एब्सेंट इन फर्स्ट, मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट, लास्ट एंड 14th, 15th एंड 16 सेगमेंट, ये याद रखना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो सीटी होती है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, एक फुट जैसी स्ट्रक्चर होती है ना बच्चा, जो इनको मूव कराने में, लोकोमोशन करवाने में मदद करती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, रिलैक्सेशन करवाएगी, कुल मिला के इसका काम होता है लोकोमोशन मदद करवाना। तो इनकी ओवरऑल पूरी बॉडी पर होते हैं, पूरी सेगमेंट्स में होंगे, है ना, सिर्फ फर्स्ट लास्ट और 14, 15 और 16 सेगमेंट में नहीं होते। ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नीट के पर्पस के लिए, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई, इनकी बॉडी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे जब आप इनको देखोगे तो इनकी बॉडी जो आप देखोगे बच्चा, तो यहाँ पर इनकी हर एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है इनकी सेगमेंट से डिवाइडेड होता है, कि मान लो इनकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन है, वो किस सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो हमेशा जब भी आप इनकी बॉडी के ऑर्गन्स पढ़ोगे तो हमेशा इनकी बॉडी के ऑर्गन की पहचान होगी कि आप उन बॉडी ऑर्गन को उनके सेगमेंट के अंदर से पहचानोगे। अच्छा देखो कैसे, तो सबसे पहले एक और चीज आपको मॉर्फोलॉजी बताती हूँ। आप जब अर्थवॉर्म को देखोगे तो इनका अर्थवॉर्म पे 14, ये मान लो 14, ये 15 और 16, 3 सेगमेंट ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दिखती है, एक ग्लैंडुलर लेयर दिखती है। तो उस स्ट्रक्चर को या उस लेयर को बच्चा अपन बोलते हैं क्लाइटेलम। तो मैंने क्या बोला, 14th, 15th एंड 16th पर एक ग्लैंडुलर लेयर होती है। अब ये ग्लैंडुलर है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ग्लैंड शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है सीक्रेट करना। अब ये क्या सीक्रेट करेगी ये मैं आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो ये ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं,
क्लाइटेलम बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्थवॉर्म पर 14, 15 और 16 पर एक ग्लैंडुलर लेयर होती है, बहुत ही स्मूथ लेयर होती है जो बहुत मोटी होती है और डार्क कलर की होती है, जो अलग से अपीयर हो जाती है। तो 14, 15 और 16, मान लो ये है 14, ये 15 और ये 16, तो 14, 15 और 16 सेगमेंट में पाई जाती है, जिसको अपन क्लाइटेलम कहते हैं। अब इसका क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताऊंगी, ठीक है। बस अब इतना ध्यान रखो, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में अपन सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ रहे हैं, तो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी में आपको बताऊंगी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो देखो, तो कुल मिला के अगर आपसे सीटी पूछे तो देखो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और 14, 15, 16, तो एक्चुअली में यहाँ पर मैं क्लाइटेलम लिख दूं तब भी तो सही है, तो क्योंकि 14, 15 और 16 पर क्या होते हैं, क्लाइटेलम ही तो प्रेजेंट होता है, तो इस क्लाइटेलम पे भी सीटी एब्सेंट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखो बच्चा, इनकी बॉडी सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जो भी किससे अपीयर्स होते हैं, जिस सेगमेंट से। जैसे है ना, इनकी बॉडी पे आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉडी होती है इन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो पोर्स कैसे होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, है ना। इनकी जो क्या बोलते हैं बच्चा, देखो देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अब दूसरा देखो बच्चा, अब इनकी बॉडी को आप ध्यान से देखो, इनकी अब जब बॉडी देखोगे, ये है डोर्सल साइड, है ना, तो इनमें आपको बहुत सारे सेगमेंट दिखेंगे। अब हर एक सेगमेंट का अपन को नाम याद रखना नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि अर्थवॉर्म का जो पहला सेगमेंट होता है, इनका पहला सेगमेंट जो होता है, इनका पहला जो सेगमेंट होता है, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है ना, फर्स्ट सेगमेंट जो होता है बच्चा, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है पेरिस्टोमियम। क्या नाम होता है? पेरिस्टोमियम, ठीक है। समझ में आ गया? यानी अर्थवॉर्म का जो पहला सेगमेंट होगा, और इस पहले सेगमेंट में इनका माउथ प्रेजेंट होता है, माउथ बोलो या बकल कैविटी, ठीक है। इसके फर्स्ट सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, इनका माउथ और बकल कैविटी प्रेजेंट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसको अपन बोलते हैं पेरिस्टोमियम। क्लियर हुआ? देखो जैसे ये है ये इनका माउथ है, ये इनका फर्स्ट सेगमेंट, फिर ये सेकंड सेगमेंट, फिर ये थर्ड सेगमेंट एंड सो ऑन, फिर बहुत सारे, ठीक है। तो ये पहला सेगमेंट है, ये है फर्स्ट सेगमेंट, ठीक है, जिसका नाम है पेरिस्टोमियम। क्लियर हुआ? ये है फर्स्ट सेगमेंट, लिख दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब फर्स्ट सेगमेंट पे ऊपर आप देखोगे एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट में डॉर्सली साइड, जैसे देखो ये मान लो ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म का यह है पहला सेगमेंट। अब पहले सेगमेंट में ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पर एक कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है, तो फर्स्ट सेगमेंट से अपीयर होती है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टोमियम। इसको बोलते हैं बच्चा, इस कैप जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोस्टोमियम। समझ में आया? और इसका फंक्शन क्या होता है? अच्छा मैं इसका फंक्शन बताऊं, इसका फंक्शन क्या होता है कि जब अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर परफोरेटेड होके जब निकलता है, भेद के निकलता है, तो बच्चा ये जो होती है वो मदद करती है, किसको मदद करती है? इस अर्थवॉर्म को। अरे भाई बच्चा आगे सॉइल आ रही है, तो सॉइल को आगे से हटाना भी तो पड़ेगा, तभी तो अर्थवॉर्म आगे की तरफ खिसकेगा ना। तो ये प्रोस्टोमियम क्या करती है, सॉइल के पार्टिकल्स को हटाने का काम करती है, ताकि अंदर की तरफ जा सके। क्लियर हुआ? और बच्चा एक इंपॉर्टेंट बात कि ये कैसा होती है, सेंसरी होती है, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोस्टोमियम जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट सेगमेंट पर ऊपर डॉर्सली साइड ऊपर प्रेजेंट होता है, जो एक तरीके की सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करती है, प्लस ये फिजिकली भी काम करे, फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, ताकि सॉइल के पार्टिकल्स को आसपास से हटा सके। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है फर्स्ट सेगमेंट का नाम बताओ, ठीक है, और इसके जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है उसका नाम बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा अब क्या होता है बच्चा, अर्थवॉर्म को 3 पार्ट में बांट रखा है। अर्थवॉर्म को कितने पार्ट में? 3 पार्ट में बांट रखा है ना। एक तो क्लाइटेलम के ऊपर वाला पार्ट जिसको अपन बोलेंगे प्री क्लाइटेलम, एक तो क्लाइटेलम वाला क्लाइटेलम पार्ट, और क्लाइटेलम के नीचे वाला पार्ट उसको बोलेंगे पोस्ट क्लाइटेलम पार्ट। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने कि अर्थवॉर्म को 3 इनकी बॉडी की इस सेगमेंट के हिसाब से 3 पार्ट में बांट रखा है। क्लाइटेलम जहाँ होगा तो क्लाइटेलम को रेफरेंस मानो, तो क्लाइटेलम के ऊपर वाले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? प्री लगा दो, प्री मतलब पहले, तो क्लाइटेलम के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे अपन? प्री क्लाइटेलम पार्ट। क्लाइटेलियम वाले को बोलेंगे क्लाइटेलियम पार्ट, और क्लाइटेलियम के नीचे वाले को बोलेंगे अपन पोस्ट क्लाइटेलियम पार्ट। क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन आया था अर्थवॉर्म कितनी बॉडी पार्ट में बांटा तो आप बोलोगे 3। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो अब देखो, अब इसकी अपन आगे बात करते हैं इनकी पोर्स की, ठीक है। चलो
अब बच्चा देखो अर्थवर्म जो होते हैं उनके पास बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे तो नहीं, मतलब पेयर्स में सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। अर्थवर्म क्या होते हैं बच्चा, हर्मोफोडाइट होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ अर्थवर्म कैसे होते हैं, हर्मोफोडाइट होते हैं। हर्मोफोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल इन नेचर, यानी एक ही इंडिविजुअल में मेल पार्ट भी होगा, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा। ये बात आपको मैंने पहले क्लियर कर दी थी, मैं वापस बता रही हूँ आपको। तो बच्चा क्या होता है कि इनके यहाँ पर मतलब इनकी बॉडी में है ना ओवरी भी प्रेजेंट होगी और टेस्टिस भी प्रेजेंट होगी। खैर वो ओवरी टेस्टिस वाला अपन रिप्रोडक्टिव पार्ट में करेंगे, बट इनमें क्या पाए जाते हैं बच्चा, इनमें ना एक ओपनिंग्स पाई जाती है, अपर्चर। देखो बच्चा कहीं पर भी अपर्चर शब्द आ जाए तो उस अपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। तो बच्चा इनमें क्या पाई जाती है, ओपनिंग्स पाई जाती है। तो देखो जैसे अर्थवर्म के अंदर क्या होता है बच्चा, यहाँ पर एक ओपनिंग होती है ना, यहाँ पर 4 पेयर्स में, देखो मैं फर्स्ट में बता रही हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, 4 पेयर्स वेंट्रो मिड सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्मथिकल अपर्चर पाए जाते हैं, ठीक है। स्पर्मथिकल अपर्चर का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जहां पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, देखो ये ऐसा होता है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा है, ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, देखना ना। तो इसको बोलते हैं स्पर्मथिकल, जहां पर स्पर्म स्टोर होंगे दूसरे किसके, अर्थवर्म के। तो यहाँ पर आपको ऐसे कितने दिखेंगे, 4 पेयर्स में दिखेंगे। और ये किन सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके 5 से 9th सेगमेंट तक, ठीक है। किसकी सेगमेंट के होते हैं ये, 5 से 9 सेगमेंट के बीच में, इंटर वेंट्रिकल यानी सेप्टा के बीच में। तो मान लो ये सेप्टा है तो एक यहाँ होगा, ऐसे होंगे, ये देखो, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे सोन चलता जाएगा। तो समझ में आया आपको, ठीक है। तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, स्पर्मथिकल अपर्चर किस सेगमेंट पाए जाते हैं, 5 से 9 सेगमेंट में 4 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो स्पर्म को स्टोर करेंगे। और वो स्पर्म खुद के नहीं होंगे, दूसरे अर्थवर्म के स्पर्म होंगे। इसका मतलब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, पहले समझा दूं, उसके बाद मैं एक काम की बात बताऊंगी आपको। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, इनमें यहाँ पर कुछ ओपनिंग्स ऐसी होती है, देखो 14 सेगमेंट पर, यहाँ पर 14th सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट होता है, एक जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और वो भी किसकी होती है, फीमेल की। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, वो भी किसकी होती है, फीमेल की। समझ में आया, ठीक है। और 18th सेगमेंट पर किसकी प्रेजेंट होती है, मेल जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहला कि जब आप इनकी सरफेस को मॉर्फोलॉजी, अब बेटा ये सब बाहर से दिखते हैं अपन को, इसलिए मैं मॉर्फोलॉजी में बता रही हूँ, ठीक है। आपको जब बाहर से जब आप देखोगे ना, जब आप अर्थवर्म को टेढ़ा करके देखोगे तो आपको कुछ ओपनिंग्स दिखाई देंगी इन सेगमेंट्स पर। तो 5 से 9 पर आपको कितने होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओपनिंग दिखाई देंगी यहाँ पर पेयर्स में। फिर 14th पे आपको एक ओपनिंग बड़ी सी मिड में, मतलब ये डॉर्सल था, ये वेंट्रल है। अब वेंट्रल को उल्टा करो तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में है ना, 14 सेगमेंट के बिल्कुल बीच में वेंट्रल साइड पे आपको एक ओपनिंग दिखेगी, वो होगी फीमेल की जेनाइटल ओपनिंग। और 18 सेगमेंट पर आपको पेयर्स में, याद रखना ये वाला होता है पेयर में, ये किस में होता है, पेयर में होता है ये ओपनिंग 18 पे जो ओपनिंग होती है फीमेल की, वो किस में होती है, पेयर में। और जो फीमेल की होती है वो सिंगल ओपनिंग होती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्लियर हुआ आपको। तो ये पॉइंट ओपनिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी बाहर से जब आप देखोगे तो आप ना ये ओपनिंग्स देख सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये था अपना मॉर्फोलॉजी में, क्लियर हुआ, ठीक है। सीटी के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्या होता है क्या नहीं होता है ना, कहाँ प्रेजेंट होता है कहाँ एब्सेंट होता है, बात मैंने आपको क्लियर कर दी। तो ये तो था अपना मॉर्फोलॉजी किसका, अर्थवर्म का। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एनाटॉमी स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो तो दूसरा अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। आते चाहते तो हाथ ही खराब हो जाते हैं। चलिए सेकंड अपन स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। बच्चा देखो इनमें होते हैं ऑर्गन्स बट इतने डेवलप नहीं होते, इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं इनमें ऑर्गन्स बट इतने वेल डेवलप नहीं होते, क्योंकि नॉन कोडेट्स हैं। तो मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि इनके अंदर ऑर्गन होते हैं बट इतने क्या बोलते हैं इनको, मतलब इतने डेवलप नहीं होते। तो सबसे पहले एनाटॉमी जैसे अपन स्टार्ट करते हैं तो वैसे तो स्टार्ट करते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चा देखो, मैं ज़्यादा थ्योरी में बताऊंगी नहीं, मैं प्रैक्टिकल काम कर देती हूँ, लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा देखो, तीनों कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म में से, तीनों में से सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट सिस्टम का जो वो नहीं होते सीक्वेंस, वो पूछा जाता है, इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। तो देखो बच्चा, सबसे पहले आते हैं इनका माउथ, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर इनका सेगमेंट लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है इनका माउथ। माउथ के बाद कौन आता है? माउथ के बाद बच्चा इनके आता है, ठीक है, फेरिंग्स। फेरिंग्स, और ये जो फेरिंग्स होते हैं वो मस्क्यूलर होते हैं, मस्क्यूलर फेरिंग्स होते हैं। ये है काम की बात जो आपके एनिलिडा के अंदर भी दे रखी है, मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपके बच्चा? ईसोफेगस। क्या प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस के बाद कौन प्रेजेंट होता है? गिजार्ड। अब बच्चा अगर आपने नोटिस करा होगा, गिजार्ड अपन ने कहीं पढ़ा था, कॉकरोच में पढ़ा था, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, गिजार्ड के बाद कौन प्रेजेंट होता है? गिजार्ड के बाद इनके प्रेजेंट होता है स्टमक, ठीक है। गिजार्ड के बाद कौन प्रेजेंट होता है? स्टमक, ठीक है। और स्टमक के बाद कौन प्रेजेंट होगा? इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। पहला माउथ, अब यहाँ बकल कैविटी भी लिख लो ना, बकल कैविटी भी लिख लो, ठीक है। देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन गिजार्ड, देन स्टमक एंड देन आपके इंटेस्टाइन। समझ में आया? ठीक है। और भी है आपके, अभी मैं आपको बताऊंगी इंटेस्टाइन के अंदर ही मैं आपको बताऊँ, पहले मैं इनका सीक्वेंस लिख देते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, माउथ लिखते हैं। तो माउथ जो होता है 1 से 3 सेगमेंट के बीच में होता है। इसको अलग पेन से लिख दूँ, दिख जाएगा आपको? दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको, देखना अगर दिख जाएगा। 1 से 3 सेगमेंट में, ठीक है, होता है। फिर फेरिंग्स का होता है 4 से 5 के बीच में, ठीक है। ईसोफेगस होता है ना, 5 से 7 के बीच में। समझ में आया? ठीक है। ईसोफेगस का होता है 5 से 7 के बीच में। देन आपके जो गिजार्ड, आपके क्या मतलब जो अर्थवर्म के जो गिजार्ड होता है वो कहाँ से होता है? 8 से 9 के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। स्टमक कहाँ से होता है बच्चा? 9 से 14, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया है। स्टमक जो होता है वो कहाँ लाइन करता है? 9 से 14 सेगमेंट के बीच में। एंड देन 15 से लेकर लास्ट तक क्या होती है? पूरी की पूरी इंटेस्टाइन कवर होती है। तो इसका मतलब एक बात तो पता चली आपको कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल पहले सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पूरी की पूरी रहती है। देखो ना, यहाँ से एक बात क्या पता चली आपको? ये तो आपके लिख रखा है कि अर्थवर्म की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पूरी की पूरी बिछी रहती है, मतलब पूरी स्प्रेड रहती है। और ये बात आपको ध्यान रखना। क्लियर हुआ? ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत से पार्ट्स आते हैं, जैसे प्री टिफ्लोसोलर, है ना, फिर पोस्ट टिफ्लोसोलर, देन लिम्फ नोड्स वगैरह, ये आपकी बुक में दे रखा है। बट ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है विद सेगमेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब क्या होगा बच्चा? अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, खाना जो होता है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, जो भी सॉइल के अंदर होता है, ये सॉइल के साथ ही उस खाने को खा लेते हैं। याद रखना, सॉइल भी खा लेते हैं, ये सॉइल के साथ ही उस खाने को खा लेते हैं, ठीक है। तो सॉइल के साथ ही माउथ के अंदर क्या खा लेते हैं? अपने जो भी खाना होता है उसको खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? फेरिंग्स, ईसोफेगस से फिर गिजार्ड में जाता है। गिजार्ड आपको मैंने पहले बता दिया था, गिजार्ड एक ग्राइंडिंग ऑर्गन होता है, ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है जो ग्राइंड करने का काम करता है। कॉकरोच में भी बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। तो गिजार्ड क्या करता है? ग्राइंड करने का काम करता है खाने को। तो जो भी मटेरियल होगा, जो भी खाना होगा, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड होगा, उसको ये ग्राइंड करके एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। देन स्टमक में, है ना, आने के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टमक में कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? यूमिक एसिड को, यानी ये न्यूट्रलाइजेशन का काम करती है। क्या करती है? न्यूट्रलाइजेशन का काम करती है। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर कि कैल्सीफेरस जो ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्टमक में। कहाँ प्रेजेंट होती है? इनके स्टमक में प्रेजेंट होती है। जो भी क्योंकि बच्चा ये मिट्टी भी खा जाते हैं साथ में, तो मिट्टी के अंदर क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी के किसकी वजह से? ह्यूमिक एसिड की वजह से। तो बच्चा इंटेस्टाइन में जो एंजाइम होंगे वो काम करने में दिक्कत आएगी, तो क्या करते हैं कि जितने भी बाहर से जो भी है अपटेक करते हैं उन चीज़ों को न्यूट्रल कर देते हैं ताकि बाद में इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्सीफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है? इनकी जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है? इनकी बॉडी के अंदर जो भी खाना खाते हैं, जो भी वेस्ट खाते हैं, जो भी खाते हैं, उसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रल करने के बाद देन जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होती है बच्चा? इंटेस्टाइन के अंदर जैसे मान लो ये इनका, है ना, ये इनका इंटेस्टाइन है ना। इंटेस्टाइन में जो 26 वाला जो सेगमेंट होता है, 26 वाला जो सेगमेंट होता है, वहाँ पर एक कोनिकल शेप के कुछ ऑर्गन्स अराइज होते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको
ऑर्गन्स दिखते हैं जो 23rd तक जाते हैं। इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल सीकी। क्या बोलते हैं इसको? इंटेस्टिनल सीकी बोलते हैं। और ये जो होते हैं ये एंजाइम सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अर्थवॉर्म में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करती है, तो क्या बताओगे? इंटेस्टिनल सीकी। इसका क्या नाम होता है? इंटेस्टिनल सीकी नाम होता है। ठीक है, समझ में आया? ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंटेस्टिकी होती है जो क्या सिक्रेट करेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अब जो खाने में कुछ भी होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होगा, कॉम्प्लेक्स को सिंपल फॉर्म में बदल देगी। ठीक है, देन आगे जाके आफ्टर 26 के बाद 26 से लेकर 35 तक, 26 से लेकर 35 तक है ना, 35 या 40 तक इनके इंटेस्टाइन की सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा? है ना, कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको नाम है टाइफोसोलर। बच्चा ये क्या होता है? टिफ्लोसोलर क्या होते हैं? जैसे अपने अंदर इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन होते हैं अपने इंटेस्टाइन के अंदर? विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं। ठीक है, तो बच्चा सेम जैसे विलाय क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ना, वैसे ही ये जो टिफ्लोसोलर होते हैं जो 26 से 35 तक प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी के अंदर जो भी खाना होता है उसको बचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो याद रखना, टिफ्लोसोलर इज सिमिलर टू अवर विलाय, नॉट माइक्रोविलाय, इज विलाय। ध्यान रखना, मैं इस पॉइंट को लिख देती हूँ, है ना। जो टिफ्लोसोलर होते हैं सिमिलर टू विलाय, क्योंकि विलाय का काम अपने अंदर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाना। सेम इसका भी ये काम होता है कि एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ना कि सरफेस एब्जॉर्प्शन करवाता है। समझ में आया? तो ये है आपका एलिमेंट, जो ध्यान रखना है आपको, टिफ्लोसोलर ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है? जब जो भी वेस्ट होकर अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन में आगे चला जाता है। देन लास्ट पार्ट में इनके एनस होता है, और जो इनका फीकल मैटर होता है उस फीकल मैटर के अंदर सॉइल भी प्रेजेंट होता है। तो उस सॉइल के अंदर बहुत ही इनऑर्गेनिक रिच सब्सटेंस होते हैं जो फिर ये एक्सक्रीट कर देते हैं सॉइल में। तो जिससे वो जो सॉइल होती है अपनी बाहर की, वो कैसे होती है? फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से अपनी जो फर्टिलिटी होती है, इसलिए ये क्रॉप के लिए यानी फार्मर्स के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो समझ में आया आपको? क्लियर? तो ये बच्चा आपको ध्यान याद कर रखना है इनका सीक्वेंस। मैं फिर बोल रही हूँ, ये पूछा जाता है एनसीईआरटी में, लिख लेना। ठीक है, जो दे रखा है सीक्वेंस उसके भी नीचे लिख लेना है सेगमेंट, आपसे पूछा जाता है ये पॉइंट। क्लियर हुआ? ठीक है, काम मैंने आपको बता दिया। कैल्शियम ग्लैंड होती है जो न्यूट्रलाइजेशन का काम करती है, यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइट करेगी, क्योंकि जो उसके अंदर जो यूमिक एसिड प्रेजेंट होता है सॉइल में उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, ताकि आगे जाके डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आए। और इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया टिफ्लोसोलर इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये था इसका एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आ गया? अच्छा, एक पॉइंट रह गया, मैं आपको बता, ये डाइजेस्ट सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हटा दो। चलिए, तो ये आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, इनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है? कंप्लीट होता है ना। इसमें ना इनके एनस और माउथ दोनों होते हैं, तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, तो इनका कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है। देन अब देखो बच्चा, मैंने ये आपके निकल गया, इसमें मैं आपको बताती हूँ ना, एक मिनट। देखो, डाइजेस्ट सिस्टम में नहीं है, ऐसे अदरवाइज है। आपके एक टॉपिक छोटा सा दे रखा है अर्थवॉर्म में, मतलब इससे पहले एक टॉपिक दे रखा है इनकी बॉडी वॉल, है ना, अनाटमी की। पहले बताना था, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी याद आया मेरे को एकदम से। ठीक है, तो अर्थवॉर्म जो होती है, ठीक है, इनकी बॉडी वॉल दे रखी है। अब अच्छा, ये मैं क्यों बता रही हूँ? इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इनके अंदर 4 लेयर होती है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो बहुत ही ज़्यादा म्यूकस सब्सटेंस, और ये होती है नॉन सेलुलर। ध्यान रखना, कैसी होती है? नॉन सेलुलर होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है। क्लियर? समझ में आया? सबसे पहले होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल के जस्ट बाद होती है एपिडर्मिस। कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है, और ये होती है सेलुलर लेयर। ठीक है, और ये जो एपिडर्मिस जो लेयर होती है किसकी बनी होती है ना? कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। ध्यान रखना, किसकी बनी होती है? ये लाइन होती है किससे? कॉलमनर सेल से, कॉलमनर सेल से लाइन होती है। ध्यान रखना ये पॉइंट। क्लियर? ठीक है, चलो। दूसरा जो होती है इसकी मस्कुलर लेयर होती है ना, मस्कुलर लेयर होती है जो 2 तरीके की मसल से मिलकर बनती है। तो सबसे पहले जो मसल्स होती है वो होती है सर्कुलर मसल, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सर्कुलर मसल आएगी, देन उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल आएगी, और लास्ट में इसकी सीलोमिक बॉडी कैविटी होती है ना, सीलोमिक बॉडी कैविटी आती है।
और देन उसके बाद इनके सारे ऑर्गन अपीयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी वॉल है, ध्यान रखना ये पॉइंट आपकी बुक में दे रखा है ना। तो सबसे पहले होती है फर्स्ट क्यूटिकल, देन इसके बाद एपिडर्मिस, देन इसके बाद मस्कुलर एंड देन फोर्थ बॉडी सीलोमिक कैविटी, ठीक है। तो इनमें सीलोमिक फ्लूइड होता है। तो क्यूटिकल जो होती है नॉन सेलुलर होती है, ध्यान रखना, जो प्रोटेक्शन काम करती है। एपिडर्मिस जो होती है बहुत मोटी सेलुलर लेयर होती है जो कॉलमनर सेल के बनी होती है, और ग्लैंडुलर लेयर होती है ना। तो ये जो सीक्रेट करेगी वो क्यूटिकल के पास आएगा, क्यूटिकल फिर आपको ऐसे दिखेगी, बिल्कुल चिकनी चिकनी दिखाई देती है। देन मस्कुलर जो होती है मसल्स होते हैं, इसमें पता है आपको, इनको कॉन्ट्रैक्शन और आगे की तरफ बढ़ने के लिए मसल्स की आवश्यकता होती है। दो तरीके की मसल्स होती है, एक तो सर्कुलर मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। और देन इनके सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड में। तो ये था इनका बॉडी वॉल, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपको जो है अपना डाइजेशन के बाद सेकेंड जो है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। दूसरा है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अर्थवर्म के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है सेकेंड है क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है बच्चा? क्लोज टाइप होता है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, कैसा होता है? क्लोज टाइप, ठीक है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्योंकि इनके सर्कुलेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखो इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इनके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। हाँ, वो हार्ट जितने डेवलप नहीं होते लेकिन हार्ट जैसा काम करते हैं। हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना। वैसे ही इनके अंदर कुछ ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होते हैं जो पंपिंग का काम करते हैं, तो इनके हार्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इनमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स होती है और हार्ट प्रेजेंट होता है, जिससे ये सर्कुलेट होता है। अब ध्यान रखना बच्चा, इनका सर्कुलेशन सिंगल डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ये बात पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फ्लो होता है, इनका जो ब्लड फ्लो करता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी सिंगल सर्कुलेशन होता है। ध्यान रखना, लेशन या सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। समझ में आया? ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, अब आप जब बुक में देखोगे तो आपको बहुत सारी वेसल्स दिखेगी, डॉर्सल वेसल, वेंट्रल वेसल, मिड लेटरल वेसल्स, है ना। वो अपन को देखना नहीं क्योंकि अपने पूछा नहीं जाता। आप तो बस इतना ध्यान रखो बच्चा कि जैसे अपनी बॉडी में ब्लड बनाने का काम कौन करता है? अपनी बोन मैरो। वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर ब्लड कौन बनाता है? ब्लड ग्लैंड्स होती है। क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर? ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और ये जो ग्लैंड्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट पर। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थवर्म में ब्लड कौन बनाती है, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो ब्लड बनाने का काम करती है। तो ध्यान रखना, ब्लड ग्लैंड्स बनाती है जो ब्लड का फॉर्मेशन करती है। और ब्लड ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। और इनका जो ब्लड सेल्स होती है यानी ब्लड जो सेल होती है। और एक बात आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये बात ध्यान रखना, इनके ब्लड के कंपोजिशन अगर आप देखो तो इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है ना। ब्लड सेल्स होती है जो एक तरीके की फेगोसाइटिक होती है। फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि अगर बाहर से कोई पार्टिकल आ गया तो उसे इनगल्फ करके मार देगी, ठीक है। अब बात आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है बच्चा। इनके अंदर किसी भी सेल में हीमोग्लोबिन नहीं होता। इनके अंदर आप ध्यान रखना प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है कौन? हीमोग्लोबिन। ये है काम की बात आपको जो ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछे डिफरेंस बताओ कि अर्थवर्म में भी हीमोग्लोबिन है, अपने में भी हीमोग्लोबिन है, तो क्या डिफरेंस है? तो बच्चा अपने में हीमोग्लोबिन आरबीसी की सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, बट इनके अंदर प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है इनका हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखना, क्लियर हुआ। ब्लड वेसल्स मेन दो होती है, एक तो डॉर्सल वेसल होती है जो सबसे बड़ी होती है, एक वेंट्रल वेसल होती है, देन वो बहुत सारी बटी रहती है, ठीक है। इनके अब बात करते हैं हार्ट की। बच्चा देखो, इनका जो हार्ट होता है वो ट्यूब्यूलर मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब जैसा ऐसा बना होता है, तो ऐसा ट्यूब जैसा बना हुआ होता है, ऐसा ट्यूब जैसा होता है। कितने पेयर्स होते हैं मैं आपको बता दूं, 4 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो हार्ट होते हैं वो 4 पेयर्स पे, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, इनके 4 पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट। इसको बता दूँ, ठीक है। देखो इनमें हार्ट जो होते हैं वो मस्कुलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, जो पंपी का काम करते हैं। 4 पेयर्स में इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं 2 हार्ट होते हैं, एक तो होते हैं लेटरल हार्ट और एक होते हैं लेटरल ईसोफेजियल हार्ट, है ना। देखो मैं इसे ईसोफेजियल हार्ट, समझ में आया। 4 पेयर्स में होते हैं
तो 2 पेयर तो होते हैं लेटरल हार्ट और 2 पेयर होते हैं लेटरल ईसोफेजियल हार्ट। क्या बोला मैंने, वापस बच्चा देखो, इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ मस्कुलर ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उन 4 पेयर्स को मैं 2-2 पेयर्स में बांट दिया, तो 2 पेयर्स तो होंगे, मतलब 2 पेयर्स होंगे लेटरल हार्ट, ठीक है। तो 2 पेयर्स को अपन बोलेंगे लेटरल हार्ट और 2 पेयर्स होंगे इनके लेटरल ईसोफेजियल हार्ट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो लेटरल हार्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं 7th और 9th वाले सेगमेंट पर। मैं इसको लिखूँ, यही आता है आपके क्वेश्चन, या लिख दो इसको हटा दो, हाँ। तो इनका जो लेटरल हार्ट होता है, जो ना बच्चा देखो, इनमें जो लेटरल हार्ट होता है ना, तो जो लेटरल हार्ट प्रेजेंट होता है, लेटरल हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो 7th और एक 9th पे। बच्चा 7th से 9th नहीं है, एक 7th सेगमेंट और एक 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और दूसरा जो है लेटरल ईसोफेजियल हार्ट, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो 12th और एक 13th सेगमेंट पर। तो हो गए टोटल 4 पेयर्स हो गए। तो एक पेयर होगा 7th पे, एक पेयर होगा 9th पे, एक पेयर होगा 12 पे, एक पेयर होगा 13 पे, तो टोटल हो गए ना 4 पेयर्स हो गए। बट ये है कि बोलने का तरीका, क्यों, एक तो लेटरल हार्ट क्यों बोले, क्योंकि आगे की तरफ होते हैं और साइड में होते हैं, और इनको क्यों बोले ईसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया, जो गट से सर्कुलेशन वगैरह करने का काम करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंगल डायरेक्शन में इनका फ्लो होता है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको क्या बोला, वापस बता दो, फिर बता देती हूँ। बच्चा, इनकी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। फर्स्ट ये तो पॉइंट आपको बता। फिर मैंने बोला कि इनके सर्कुलेशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, और हार्ट ज़्यादा डेवलप नहीं होते, एक ट्यूब्यूलर मस्कुलर हार्ट होते हैं जो पंपिंग का काम करते हैं, ठीक है। इनका सर्कुलेशन हमेशा ध्यान रखना सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ही होता है, डबल डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में ही होता है, कभी बाई डायरेक्शनल नहीं होता, ध्यान रखना इस पॉइंट को। फिर अपन ने बोला कि इनके जो फ्लूइड होता है, जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, वहाँ से इनका जो ब्लड होता है, तो इनके जो ब्लड बनता है तो कहाँ बनता है, बॉडी ब्लड ग्लैंड्स में बनता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड ग्लैंड, इनके 4th, 5th और 6th सेगमेंट में इनके ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंस होती है। जैसे अपने अंदर बोन मैरो ब्लड बनाती है, वैसे इनमें ब्लड ग्लैंड बनाती है, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा कि इनके जो ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट, इनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। और दूसरा मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि इनके ब्लड में, यानी इनके अंदर जो सेल्स होती तो है लेकिन इतनी डेवलप नहीं होती। अपने अंदर तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन इनके अंदर प्लाज्मा में ही हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है। यही आपके पूछा गया था नीट में, तो ध्यान रखना, अगर कंपेयर करने के लिए पूछे तो अपने अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और इनके अंदर इनके प्लाज्मा में डिजोल्व हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, क्लियर। और दूसरा मैंने इनके हार्ट के बारे में बताया, इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो 2 तो होते हैं लेटरल हार्ट, 2 पेयर्स होते हैं लेटरल हार्ट, 2 पेयर्स होते हैं लेटरल ईसोफेजियल हार्ट। तो लेटरल हार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो 7th सेगमेंट पर और एक 9th सेगमेंट पर। और लेटरल ईसोफेजियल हार्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक तो 12th सेगमेंट पर और एक 13th सेगमेंट पर। तो ये था इनका सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर हुआ बच्चा। अब आप डायग्राम देखोगे तो ये फ्लो करता रहता है, इधर से उधर जाएगा। और इनके जो हार्ट होते हैं वो इनमें वॉल प्रेजेंट होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, ठीक है, खैर समझ में आ गया। तो ये था अपना सर्कुलेटरी, ये था अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं, इनकी अगर रेस्पिरेशन देख लेते, रेस्पिरेशन में कुछ भी नहीं है ना, इसको मैं हटा देती हूँ। बच्चा देखो, रेस्पिरेशन के लिए इनमें कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं होता कि रेस्पिरेशन कर सके। तो फिर रेस्पिरेशन करते किससे, तो बच्चा इनकी मोइस्ट जो स्किन होती है, जो मोइस्ट सरफेस होती है बॉडी सरफेस से, उसी से ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन पढ़ाने जैसा कुछ है नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया मैंने, कि जो रेस्पिरेशन होता है वो इनकी बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, क्योंकि इनमें कुछ भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर पूछे कि अर्थवर्म के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन, नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होते इनके पास। तो ये फिर रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, डायरेक्ट देयर स्किन, इनकी बॉडी सरफेस से डायरेक्ट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो चलो अब अपन पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अच्छा देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से दे रखा है आपकी बुक में, तो उनको अच्छे से समझेंगे अपन, ठीक है। देखो, तो 3rd वाला है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चा एक्सक्रीशन का मतलब पता है ना, बताने वाली बात नहीं, वेस्ट को बाहर निकालना। बच्चा देखो, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है नेफ्रीडिया। क्या होता है बच्चा, इनमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, किडनी विडनी कुछ नहीं होते इनमें, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रीडिया प्रेजेंट। ये बात मैं आपको बताया भी था, ये जब एनिलिडा पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेफ्रीडिया होते हैं बच्चा, इनमें 3 तरीके के होते हैं। ये जो नेफ्रीडिया होते हैं, इसके अंदर इनमें 3 तरीके के नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है। दूसरा होता है इंटेग्यूमेंट नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट नेफ्रीडिया, ठीक है। और तीसरा होता है, कौन सा होता है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया,
फेरेंजियल नेफ्रिडिया। तो बच्चे 3 तरीके के नेफ्रिडिया इनमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन के हिसाब से। फंक्शन इनका सबका सेम ही है, एक्सक्लूडिव प्रोडक्ट को बाहर निकालना, है ना। तो इनके 2 बेसिस पे, एक तो इनके है ना ये किस सेगमेंट में पाए जाते हैं, एक तो उस बिहाफ पर, दूसरा ये अपने वेस्ट को किधर डालेंगे डायरेक्ट, उसके बिहाफ पर इनको 3 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। अब जो सेप्टल नेफ्रिडिया होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चा, वो 15 से, ये मैं आपको बताऊं, ये 15th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी 15वां सेगमेंट से, यानी 15th से लास्ट सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चे मैं आपको देखो सेप्टा आ रहा है, तो सेप्टा का क्या मतलब होता है, देखो बच्चा ये अर्थवॉर्म है, ये अर्थवॉर्म है, तो अर्थवॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इस लाइन को अपन, यानी ये लाइन जो एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से अलग करती है, इस लाइन को बोलते हैं अपन सेप्टा। क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो ये जो नेफ्रिडिया होते हैं इन सेप्टा के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना। तो ये सेप्टा पे प्रेजेंट होते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये 15 से लास्ट तक प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो होते हैं ना बच्चा, ये अपना जो वेस्ट होते हैं वो डायरेक्ट किसमें डाल देते हैं, स्टमक के इंटेस्टाइन में पोर कर देते हैं, अपना जो भी एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि 15 से लास्ट तक तो कौन होते हैं बताओ, इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो अपना जो भी वेस्ट होता है, जो बॉडी सिलोमिक फ्लूइड होती है इनके अंदर, उससे ये वेस्ट को कलेक्ट करेंगे और इस वेस्ट को कहाँ डाल देंगे, डायरेक्ट पोर इनटू इंटेस्टाइन। समझ में आया आपको, ठीक है। चलो तो ये ध्यान रखना। दूसरा है आपके इंटेग्यूमेंट्री। देखो बच्चा इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रिडिया होते हैं, इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रिडिया होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, वो आपके 3rd से लास्ट तक, यानी 3rd सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्री होते हैं, तो इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है इनकी स्किन, यानी वॉल, यानी बॉडी वॉल। तो इंटेग्यूमेंट्री जो नेफ्रिडिया होते हैं ये डायरेक्ट ओपन होते हैं, डायरेक्ट ओपन होते हैं कहाँ पर, देयर स्किन, इन देयर बॉडी सरफेस, यानी बॉडी सरफेस पे क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। तो इनके अंदर जो भी वेस्ट बनता है तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अपनी स्किन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल में डाल देते हैं। ये क्या कर देते हैं, बाहर एक ओपनिंग होती है छोटी सी, है ना, इनकी जो एक ओपनिंग होती है ना वो बाहर की तरफ खुलती है। तो क्या करते हैं, जो भी वेस्ट होता है इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अपनी स्किन से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया। और जो लास्ट है वो है अपना फेरेंजियल। देखो बच्चा फेरेंजियल का क्या मतलब होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है अपने जो फेरिंग्स से रिलेटेड। तो फेरेंजियल क्यों बोला, क्योंकि बच्चा ये जो होते हैं, ये एक तो मैं आपको बता दूँ, ये पेयर्स में होते हैं, है ना, और गुच्छे में होते हैं बहुत, यानी ऐसा लगता है फॉरेस्ट, है ना, ऐसा बोलते हैं कि है ना नेफ्रॉन का फॉरेस्ट लग रहा है, यहाँ पर जंगल लग रहा है। तो ये कहाँ होते हैं, 4th, 5th और 6th सेगमेंट पर प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखने हैं। तो और आपको पता है कि फेरिंग्स कहाँ होता है, 4th और 5th के बीच में, ये बताया था अभी अपन ने बात करी थी। तो ये क्या करते हैं बच्चा, अपना जो भी वेस्ट होता है बॉडी सिलोमिक फ्लूइड से इकट्ठा करके डायरेक्ट फेरिंग्स में डाल देंगे, फेरिंग्स फिर उसको बाहर निकाल देंगे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये टफ्ट इनको ही बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टफ्ट का मतलब होता है गुच्छे में होते हैं ये बहुत ज़्यादा, तो इनको है ना फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया भी कहते हैं, ध्यान रखना। ऐसा लगता है कि बहुत सारे जंगल पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा देखना बुक में, देखना आपको दिखेगा, बिल्कुल डार्क कलर का दिखेगा। तो ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये 3 तरीके, और इनका काम क्या होता है, बॉडी सिलोमिक फ्लूइड से वेस्ट को इकट्ठा करके बाहर निकालना। समझ में आ गया। चलो अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो फटाफट देख लेते हैं। बच्चे देखो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, एक्चुअली में मैंने आपको एक शब्द बताया था गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, न्यूरॉन का क्लस्टर होता है। ये बात मैंने आपको पहले बताया था, अपन ने कॉकरोच में भी पढ़ा था कि उसमें भी अपन ने गैंग्लिया पढ़ा था, ठीक है। तो जो 4th होता है इनका, कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बच्चे इनके जो नर्वस सिस्टम होता है एक्चुअली में कुछ नहीं है, इनका नर्वस जो सिस्टम होता है ना, कुछ ऐसा होता है। देखो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो ये जो मैंने डार्क कलर का आपको बनाया है ना, ये मोटा मोटा जो बन रखा है, ये है गैंग्लिया,
ये जो भी बना है ना, इसको अपन बोलते हैं गेंगलिया। तो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूरॉन के कुछ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। अब जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए आखिर इनका नर्वस सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो याद करो जब मैंने कॉर्डेट वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में डिफरेंस बताया था कि नर्व कॉर्ड तो दोनों में प्रेजेंट होती है, भले वो कॉर्डेट हो नॉन कॉर्डेट हो। नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन नर्व कॉर्ड तो प्रेजेंट होती है, और नर्व कॉर्ड ही तो इनका नर्वस सिस्टम बनाएगी। तो इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है, एक तरीके की नर्व कॉर्ड ही है ये पूरी, है ना। तो इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो कैसी होती है, देखो मैं आपको बताती हूँ इनकी नर्व कॉर्ड कैसी होती है, बताओ। एक तो वेंट्रल यानी वेंट्रल प्रेजेंट होती है, यानी इनकी बॉडी सरफेस ये डोर्सल है तो यहाँ प्रेजेंट होगी नीचे की तरफ, ठीक है, वेंट्रल होती है। दूसरी कैसी होती है, इनकी सॉलिड होती है, और ये कैसे होते हैं, डबल होते हैं, ठीक है। ये कैसे होती है, डबल होती है। तो ये बात अपन ने बात करी थी, ये देखो डबल डबल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके, ये पॉइंट आपको मैं पहले बता देती थी, लेकिन आप ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो मैंने आपको एक ग्रुप बनाई है ऐसे, ये क्या होते हैं, सारे के सारे गैंग्लिया हैं। क्या है ये सर, गैंग्लिया। और इन्हीं से ये ब्रेन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, ये ब्रेन। ये वाला हिस्सा तो काम करेगा ब्रेन की तरह, और ये वाला हिस्सा करेगा स्पाइनल कॉर्ड की तरह। तो देखो आपको सर्कुलर दिख रहा है तो ब्रेन जैसा हो गया, और ये किसकी तरह हो गया, स्पाइनल कॉर्ड की तरह। तो यहाँ पर गैंग्लिया होता है जो एक्चुअली में डिटेक्ट करेगा। यहाँ पर नर्व निकली हुई है, इसको अपन ब्रेनियल इसोफेजियल नर्व बोलते हैं, क्योंकि इसोफेगस के ऊपर होता है। और ये आपकी गट नर्व्स होती है जो आपकी पूरी बॉडी वॉल के अंदर फैली हुई रहती है। समझ में आया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा है कि इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, इनकी पूरी बॉडी में फैली हुई रहती है, 3rd से 4th सेगमेंट के बाद में, ठीक है। 3rd से 4th सेगमेंट, यहाँ से 3rd से 4th सेगमेंट तक होती है ये, देन टिल फिर एंड तक प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपकी बुक में कुछ भी नहीं दे रखा है, आपकी बुक में गैंग्लिया के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि यही होता है जो एक्चुअली में कमांड करता है, सेंसरी की तरह काम करेगा, और इनकी जो नर्व्स होती है पूरी बॉडी में फैल जाती है। क्लियर, बस इतना ही दे रखा है और आपके कुछ है नहीं इसमें। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दे रखी है, सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। देखो बच्चा, सेंसरी ऑर्गन जो होती है वो इनके अंदर देखो आइज प्रेजेंट होती नहीं है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, टच रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, जिसको अपन कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये पहचान सकते हैं कि भाई बाहर क्या हो रहा है, वाइब्रेशंस कैसी है, साउंड सिग्नल को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ इनमें कीमो रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर से प्रेजेंट होते हैं, ये पहचान सकते हैं कि इसका स्वाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में दे रखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो इनमें आई प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इनके अंदर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एक चीज और मैंने बताई थी, इनका प्रोस्टोमियम भी इनके सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है, जो पहचान में मदद करता है कि किस जगह वो खाना रखा है, किस जगह नहीं है। तो अब ध्यान रखना इसको। तो 3 हो गए, ठीक है, क्लियर। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। चलिए बच्चा, देखो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बोल दिया। सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, 5th वाला, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉडी होती है वो ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ये मैं आपको बताया, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं, लिख देती हूँ मैं, ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट, तो इनके पास एक ही इंडिविजुअल में ओवरीज भी प्रेजेंट होती है और एक ही इंडिविजुअल में टेस्टिस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरा बात है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बाइसेक्सुअल है तो फिर क्यों इनको मेटिंग की जरूरत होती है, मेटिंग मतलब क्यों इनको दूसरे अर्थफॉर्म की जरूरत है। तो बच्चा मैं इसका एक सीधा सीधा रीजन बताती हूँ। देखो, भले ही ये हर्माफ्रोडाइट है, लेकिन बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इनमें अगर मान लो कि एक टाइम ऐसा है जिसमें, मतलब कोई सा भी टाइम है जिसमें टेस्टिस ने स्पर्म बना दिए, तो बच्चा अगर ये इंटरनल अगर ये फर्टिलाइजेशन खुद ही कर लेंगे, इनको दूसरे अर्थफॉर्म की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा देवे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इनको तो मेल पार्ट भी, स्पर्म भी बन रहा होगा, भी बन रहा, तो बहुत बार रिप्रोडक्शन कर रही है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि भले ही इनकी एक बॉडी में टेस्टिस ओवरीज प्रेजेंट होती है, लेकिन इनका टाइम पीरियड अलग अलग होता है। जैसे मान लो टेस्टिस का टाइम पीरियड है सितंबर, तो सितंबर में इसने स्पर्म बनाए, तो उस समय ओवम नहीं बनेंगे, तो इनका टाइम पीरियड अलग है। तो बताओ, जब ओवम नहीं बन रहे इसकी बॉडी के अंदर, तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे करेगा इंटरनल, बताओ तो सही। इसलिए इसको अपने स्पर्म को किसी दूसरे अर्थफॉर्म तक ट्रांसफर करने होते, इसलिए इनको मेटिंग करनी होगी। मेटिंग मतलब दूसरे अर्थफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि अब इसके अंदर स्पर्म बन गए, तो स्पर्म बन गए तो दूसरे में तो ट्रांसफर करेगा। अब दूसरे वाले के पास क्या बन गए होंगे, ओवा बन गए होंगे, तो उसके ओवा इसके साथ क्या करेंगे, इसके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करेंगे, तो एक तरीके के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही हुआ, एक तरीके से मेटिंग हो गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। बहुत से स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते थे मैम कि अगर
ऐसा होता तो इनकी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आया आपको समझ में, तो कि अगर इंडिविजुअल दोनों है तो पहली बार में या तो स्पर्म बन रहे हैं तो ओवम नहीं बनेंगे, और ओवम बन रहे हैं तो स्पर्म नहीं बनेंगे। ये इनका टेम्पलेट चलता रहता है। क्लियर? ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। तो देखो अपन एक ही इंडिविजुअल में दोनों स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो बच्चा आपको सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखते हैं अपन मेल वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो मेल के अंदर 2 पेयर्स ऑफ क्या होती है, टेस्टिस होती है। अब बच्चा अपन ने जितने पढ़े थे उसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़े अपन ने, लेकिन अर्थवर्म के पास 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके अंदर 2 पेयर्स ऑफ जो टेस्टिस होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, 10th सेगमेंट में प्रेजेंट, 10th और 12th में प्रेजेंट होती है। देन 11th से लेकर, है ना, 11 से लेकर, है ना, मतलब अच्छा मैं दूसरा बता देती हूँ। टेस्टिस के साथ साथ इनमें क्या प्रेजेंट होती है, वासा डिफरेंशिया, जिसको स्पर्मिडक्ट भी कहते हैं, आपकी बुक में दे रखा है। तो ये जो होता है ये कैसी होती है, 1 पेयर में होती है। ये कितने होती है, 1 पेयर होती है। ये एक जोड़ी में होती है जो दोनों टेस्टिस, देखो ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ठीक है, और यहाँ से ये वास डिफरेंस निकल रही है। तो ये 10 सेगमेंट, ये 11 सेगमेंट, ठीक है। ये दोनों 1 2 ये 2 पेयर हो गए, और ये क्या है, ये ट्यूब है, ये वास डिफरेंस है, ठीक है। तो 11 सेगमेंट से ऐसे ही वास डिफरेंस रन करती है, ठीक है, जो स्पर्म को क्या करेगी, कैरी करेगी। अब क्या होता है यहाँ पर 7th सेगमेंट पर, मैं इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ ना, यहाँ पर ये है तो 7th सेगमेंट। 7th सेगमेंट में आने के बाद यहाँ पर एक ग्लैंड होती है ना, कुछ ऐसी ग्लैंड है, इसको अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी ये बच्चा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के यहाँ पर एक तो 7th में यहाँ बना देती हूँ ना, एक पेयर यहाँ पर, ठीक है, और एक पेयर 19 में यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक बार आप बुक में देखना, आप देखोगे तो बुक में आपको देखने को मिलेगी। तो देखो 17 से 20 तक तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिखेगी, ठीक है। 17 और 19 ये वाला स्ट्रक्चर मान लीजिए है 19th वाला, तो आपको ऐसे डॉट दिखेंगे 4। तो 2 पेयर्स में यहाँ पर असेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो उन स्पर्म को मैच्योर और फिजिकली मैच्योर करने का काम करती है। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर, उसको स्पर्म को इकट्ठा करके उसको फिजिकली मैच्योर करने का काम करती है, उसको इकट्ठा करने का काम करेगी। वैसे ही यहाँ पर होता है। और फिर यहाँ पर कुछ ऐसी ओपनिंग होती है यहाँ से, ठीक है। और ये किस जगह पर होती है, ये होती है 18th सेगमेंट पे। याद है अपन ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि अर्थवर्म पर 18th सेगमेंट पर एक पेयर इस क्या बोलते जेनाइटल ओपनिंग होती है मेल की, तो वो ये वाली होती है, ठीक है। और यहाँ से स्पर्म निकलेंगे और दूसरे अर्थवर्म के फीमेल के स्पर्मथिका में जाके स्टोर हो जाएंगे, जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 5 से 9 सेगमेंट तक होते हैं। तो आया आपको समझ में। तो देखो बच्चा क्या हुआ यहाँ से, देखो वापस देखो, ये टेस्टिस है, 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस 10 और 11 सेगमेंट पर है। दोनों से ही यहाँ पर 11 से लेकर यहाँ पर 17 तक यहाँ पर वास्ट डिफरेंस होती है प्रेजेंट। फिर 17 से 20 तक एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ में एक और ग्लैंड होती है जिसका नाम है एसेसरी ग्लैंड, जो 2 पेयर्स में होती है। एक पेयर तो होता है 17 सेगमेंट पे, एक पेयर होता है 19 सेगमेंट पे। दोनों ही एक साथ क्या करते हैं, इसको मैच्योर करने का काम करेंगे, इसमें एक सीमन जैसा फ्लूइड बनाने का काम करेंगे, ठीक है। जब स्पर्म पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तब मेटिंग का समय आता है। मेटिंग का समय मतलब जब अपने स्पर्म को इसको दूसरे अर्थवर्म के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो ये 18 सेगमेंट पर एक ट्यूब जैसे निकलती है। तो इस 18 सेगमेंट की जो पोर होती है वो इस अर्थवर्म को क्या कहते हैं, मेल जेनाइटल पोर कहते हैं, जो 1 पेयर में होती है। ये क्या करता है, दूसरे स्पर्म के स्पर्मथिकल के अंदर अगर वो फीमेल वाली ओवा बना देगी तो उसमें ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो ये था इसका मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, असेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है 17-19 पर, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 पेयर होती है, वास डिफरेंस 11 से 17 तक होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड 17 से 20 होती है, टेस्टिस 10 to 11 होती है, ठीक है। क्लियर। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं फीमेल का। फटाफट देख लो बच्चा। अब देखो जो फीमेल वाली जो होती है ना, यहाँ हटा दूँ इसको बेटा दो। फीमेल वाले के अंदर भी क्या होते हैं बच्चा, 1 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेकंड है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। फीमेल में 1 पेयर ओवरी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो होती है 12 और 13 के सेप्टा के बीच में। यानी देखो ये 12th है, ये 13th है, तो यहाँ प्रेजेंट होगा इधर,
ये ऐसे प्रेजेंट होती है, दिख रही है आपको। 1 पेयर में ओवरी होती है जो 12 और 13 के बीच में प्रेजेंट होती है। बच्चा पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक पेयर होती है, ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक फनल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये देखो फनल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो 14th सेगमेंट पर होती है। कहाँ होती है ये? 14 से 15 के बीच में होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये तो होती है फनल जहाँ पर ओवम गिरेंगे, और ये होती है ओविडक्ट जो इसको कैरी करेंगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्या होता है बच्चा, जब ये सारी चीज़ें हो गई होती है तब क्या होती है यहाँ पर, अब होता है मेटिंग। देखो मेटिंग क्या होता है बच्चा, जब एक अर्थवॉर्म दूसरे अर्थवॉर्म के साथ क्लोज आके मेट होके, है ना, अपने स्पर्म दूसरे में यानी दूसरे अर्थवॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, उसको अपन मेटिंग बोलते हैं। अब बच्चा क्या होता है कि जो एक अर्थवॉर्म ने स्पर्म बना लिए तो अब दूसरे वाले के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो मान लो कि ये एक अर्थवॉर्म ऐसा है, ये एक अर्थवॉर्म ये रहा, ठीक है, ये अर्थवॉर्म ये गिरा, और दूसरा अर्थवॉर्म ये रहा। दोनों एक दूसरे के ऐसे अपोजिटली मेट करते हैं। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, अगर एक अर्थवॉर्म ऐसा है तो एक अर्थवॉर्म ऐसा होगा। ये फिक्स है, ऐसा होता है ये हमेशा, कभी भी यूं नहीं होते हैं, हमेशा यूं होते हैं। ये आपकी बुक में लिख रखा है, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला मेल क्या करेगा, इसके स्पर्मेटिकल में स्पर्म स्टोर कर देगा। तो मान लो इस फीमेल वाले में स्पर्म स्टोर आ गए। अब मान लो इसको क्या बनाने हैं, अपने रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर, अब इसको क्या बनाना है, बेबी बनाना है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगी, इसकी जो फीमेल की बॉडी में जो ओवम होंगे ये क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है बच्चा, देखो मैं आपको बताती हूँ, है ना। स्पर्मेटिकल जो थे वो कहाँ से कहाँ थे, 5 से 9 के बीच में थे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 14 से 16 के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम। क्या प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म जब ट्रांसफर होगा तो मेल वाला हट जाएगा, मतलब एक कॉक हट जाएगा। अब इसके अंदर दूसरे के स्पर्म भी है और दूसरे के ओवम भी है। अब वो आपस में क्या होते हैं, पास में आते हैं। ये फर्टिलाइजेशन अंदर नहीं होता, ध्यान रखना। अब 14 और 15 के बीच में यहाँ पर होता है क्लाइटेलम। अब क्या होता है, वो क्लाइटेलम के अंदर, क्लाइटेलम ये मान लो ये क्लाइटेलम है, ठीक है। अब इस क्लाइटेलम के अंदर मेल स्पर्म भी आ गया और फीमेल के ओवा भी आ गया इसके खुद के। अब ये दोनों आपस में अलग अलग है, अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ध्यान रखना। यहाँ पर अब क्लाइटेलम, मैंने आपको बोला था ना क्लाइटेलम में ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है। तो ग्लैंडुलर क्यों होगी, क्योंकि वो अब क्या सीक्रेट करेगी, एक डार्क कलर का एक थैली जैसा स्ट्रक्चर सीक्रेट करेगी जो ऐसा होगा। और उस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाएंगे, स्पर्म और ओवम दोनों आ जाएंगे। अब जैसे ही वो पूरी तरह से अच्छे से वो क्लाइटेलम मतलब जो वो लेयर होगी बन जाएगी, अब वो क्लाइटेलम यानी अर्थवॉर्म जो होगा अब वो खिसकना स्टार्ट हो जाएगा और ये क्लाइटेलम के अंदर, ये क्लाइटेलम ऐसे बाहर आ जाएगा और ये क्लाइटेलम आपस में यहाँ से और यहाँ से बंद हो गया और इसके अंदर स्पर्म और ओवम अभी भी है जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अब ये क्लाइटेलम वाला पार्ट कहलाएगा कुकून। क्या कहलाएगा, कुकून कहलाएगा। और इस कुकून के अंदर जब ये अर्थवॉर्म से बाहर निकल जाएगा तो अब इसके अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। तो बच्चा देखो, फीमेल की बॉडी की बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो बताओ मुझे कि अर्थवॉर्म में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसा होता है, यही आता है क्वेश्चन, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना। और किस में होता है, कुकून के अंदर होता है, ठीक है। और जब ये कुकून के अंदर स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज हो गए तो इसमें एग बन गए और फिर क्या होता है, आफ्टर 1 and 2 वीक के बाद क्या होता है, इसके अंदर 2 से 20 एग्स बनते हैं और इसमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं बनती, बिल्कुल बेबी अर्थवॉर्म निकलते हैं, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और फिर आगे जाके वो हैच करके बाहर निकल जाते हैं। तो आपको समझ में आया। आपको क्या याद रखना है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। दूसरा, इनके जो नाम आप ये याद रखना है, प्लस क्लाइटेलम एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है जो आगे जाके कुकून बनाएगी। यही तो मैंने बोला था कि क्लाइटेलम एक तरीके की ग्लैंडुलर होती है, तो बच्चा यही तो कुकून बनाती है और इसी के अंदर स्पर्म और ओवम आते हैं और ये दोनों तब तक फर्टिलाइज नहीं करते तब तक वो कुकून बाहर नहीं आ जाता। तो सॉइल के अंदर वो आ जाएगा और कुकून के अंदर फर्टिलाइज करेंगे और वो स्ट्रक्चर कुकून कहलाएगा और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बेबी बॉम्ब्स होते हैं और वो 2 से 20 लिख रखा है, 2 से 20 बेबी बॉम्ब्स बनते हैं एक बार में, ठीक है। तो ये था आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किसका, है ना, अर्थवॉर्म का। तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन कहाँ से आता है मैं आपको बता दूँ, टेस्टिस और असेसरी ग्लैंड, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है, तो ध्यान रखना। और ये ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है ना। और क्लाइटेलम क्या सीक्रेट करती है, कुकू, एक तरीके से कुकून ही बनाती है, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जो आगे जाके हार्ड बन जाता है वो हवा के साथ। देखो पहले एक वैक्स होता है, तो वैक्स हवा के साथ क्या बन जाती है, हार्ड हो जाती है ना वैक्स। वैसा ही होता है कि जब ये कुकून बनाता है तो बहुत ही फ्लूइड होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हवा के संपर्क में आती है तो हार्ड कुकून बन जाती है और देन उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा ये था अपना अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर। अच्छा, अर्थवॉर्म के बारे में लिख रखा है, वॉर्म कास्टिंग मदद करते हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरा फिशिंग वगैरह में मदद करते हैं। तो कुल मिला के ये अपन को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी जो सॉइल होती है उसको फर्टिलिटी ही देने का काम करते हैं, इसलिए फार्मर के दोस्त वगैरह कहलाते हैं। क्लियर। तो ये था अपना अर्थवॉर्म का टॉपिक। तो बच्चा आज अपन ने स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म
जो एनिमल था उसका अपन ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी, एक्स्ट्रा जो था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप एक बार बस एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपना बचा है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अगले लेक्चर में अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे रिलेटेड जितने भी आ रखे हैं, और मैं आपको बता दूंगी जिससे कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। तो चलो, तो अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं, बहुत बड़ा हो गया, बट एक बार आप बस इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।